नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। अक्सर जब हमारे जुबां पे बाबा साहब का नाम आता है तो आपके जेहन में किस तरह की तस्वीर उभरती है। यही ना कि एक दलित व्यक्ति थे, दलितों के हित के लिए बातें किया करते थे, हिंदुस्तान के संविधान को भी लिखा। हिंदुस्तान के इतिहास से लेकर आज तक यही रटाया जा रहा कि बाबा साहब दलितों के नेता थे और ऊपरी कास्ट के लोगों से नफरत करते थे, लोगों को उनके खिलाफ भड़काते थे। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना कि आज के दौर में केंद्र सरकार रोजगार देने के वादे को निभाती है। सब ये जरूर जानते हैं कि बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने गए थे, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि बाबा साहब को विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसे किसने दिए थे, किसने उनको विदेश जाने में मदद किया था। दोस्तों, ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति सीजन के 12 के तीसरे दिन पूछा गया था। हॉट सीट पर बैठे प्रतियोगी को भी जवाब नहीं पता था। ऐसे में उन्हें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी। दोस्तों, ये बात 1913 की है, जब अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के लिए महाराज के पास आवेदन दिया था। जब ये आवेदन महाराज के सामने पहुंचा तो मंजूरी दे दी थी। हम आपको बताते हैं उस महाराज के बारे में जिसने युवा अंबेडकर की मदद की। ये मदद उन्हें 3 साल तक दी गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अंबेडकर वहां से लौटे तो महाराज से मिले। इसके बाद लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर महाराज सैयदजी गायकवाड़ तृतीय ने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद अंबेडकर के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल होता जहां बाबा साहब थे। अब तक तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि बाबा साहब किसी खास जाति वर्ग से नफरत नहीं करते थे, बल्कि संकीर्ण सोच वालों से नफरत करते थे जो दलित के हक के लिए बात नहीं करता था। उनके जीवन के दूसरी चर्चित घटना की बात करें तो वो था उनकी दूसरी शादी। साल था 1940। जब बाबा साहब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द रहने लगा। इलाज के लिए वह बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब उन्हें ऐसे साथी की जरूरत है जो न केवल घर से लेकर बाहर तक कामों में मदद करे बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। बता दें, बाबा साहब अकेले रहते थे क्योंकि 1935 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बंबई में उनका इलाज डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वे जब मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर आवास पर दोनों की शादी हुई। शादी के बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हो गए। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत क्या ही कुछ हो सकता है। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ब्राह्मणों की साजिश है। तो इस तरह बाबा साहब की दूसरी पत्नी एक ब्राह्मण बनी जिनका नाम शादी के पहले शारदा कबीर था और शादी के बाद सविता अंबेडकर कर लिया। सविता पुणे के सम्राट मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। हालांकि दोनों की उम्र में अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का एक बड़ा वर्ग विरोध किया था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी यह शादी रास नहीं आई और जीवन भर बेटे और मां के बीच दूरियां बनी रही। विवादों को किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। तो दोस्तों, ये थी दलित शोषित समाज के सबसे बड़े नेता की कहानी, जिनका लगाव सभी जाति के लोगों से था। एक कम पढ़े लिखे लोग भ्रम फैलाते हैं कि बाबा साहब किसी खास जाति वर्ग से नफरत करते थे और हमें भी करना है। यदि बाबा साहब सच में नफरत करते तो एक ब्राह्मण महिला से शादी नहीं करते और ना ही वो महिला उनके साथ रहने को राजी होती। हाँ, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब जीवन भर दलितों के लिए आवाज उठाते रहे और उनके हक के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीमराव अम्बेडकर की। कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।